अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग टू द पॉइंट विद मंसूर अली खान। नाज़रीन, धरने की कोशिश की गई पाकिस्तान के अंदर, लेकिन धरना कामयाब ना हो सका और इस बार धरने तक नौबत ही नहीं आई। केस अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा चुका है। पैनामा लीक्स के हवाले से फैसला अब वहां से होगा, लेकिन कोर्ट से क्या कोई सही फैसला होने की उम्मीद है? और आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले महीनों के अंदर 2018 तक इंतखाबात जब होंगे, तब तक पाकिस्तानी सियासत में कितने रुख तब्दील होंगे? इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमने दावत दी है अपने प्रोग्राम में साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब को। मुशर्रफ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी सर। जैन साहब, सबसे पहले जरा बात हो जाए धरने के हवाले से। इमरान खान साहब के हवाले से आपने पहले ही ये कहा था ये धरना किसी काम का नहीं होगा, ये जो अभी दूसरा धरना जो लगाने की कोशिश की गई और उसके बाद वो फैसला खान साहब ने वापस ले लिया। आप क्या समझते हैं, वेयर डिड ही फेल, वेयर डिड ही गो रॉन्ग? वेल, पहली चीज तो मेरे ख्याल में धर किन्ने को आई थिंक ये गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिए दुनिया जान के कंटेनर्स लगाकर और दुनिया जान से पूरे पाकिस्तान की पुलिस फोर्स इधर जमा करके, तो ये उस धरने में क्राउड को आने नहीं दे रहे थे। एक तो यही बात है। दूसरी चीज ये है कि द सक्सेस और फेलियर will depend on the judgment of the Supreme Court. ये सब सुप्रीम कोर्ट जो एग्जामिन कर रही है पूरे केस को, उसकी अगर जजमेंट पे डिपेंड करता है कि ये सक्सेस था या फेलियर था। और ये बहुत ही क्रिटिकल जंक्चर है मुल्क में मेरे ख्याल में, और तमाम ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट के सर पे है। लेकिन जनरल साहब, खान साहब अभी भी बार बार इसी बात पे मुसरफ थे कि नहीं, हमें हर सूरत में धरना ही देना चाहिए। ये दूसरी अटेम्प्ट थी उनकी। मैं बार बार यही सोचता हूं कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, इस बार उन्होंने वो इंटरेस्ट शो नहीं किया हुकूमत के खिलाफ। वो कह तो दिया उन्होंने कि उनकी पार्टी के लोग भी शामिल होंगे, लेकिन वो ऑन स्ट्रीट कहीं पे नजर नहीं आए। डू यू थिंक खान साहब की पॉलिटिक्स आहिस्ता आहिस्ता डिमिनिश हो रही है? ही इज टेकिंग द रॉन्ग डिसीजंस? यस, आई थिंक ही हैज समहाउ इनके ये एक तो जब आदमी को सोच समझ के बात करनी चाहिए और वो कहना चाहिए जो 100% फिर उस पे वो दरामद हो, वो करे काम हो। ऐसे नहीं करना चाहिए एक स्टेप आगे लिया उसके बाद पीछे ले लिया। इतने ज़्यादा मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, यू टर्न खान इनका नाम रख रहे हैं लोग। या बार बार ये कुछ कह कर फिर वापस जाना, ये अच्छा नहीं होता है। और ये इन्होंने मेरे ख्याल में कई दफ़ा ये कर लिया है, तो इसलिए इनकी बदनामी बहुत हो रही है और ये इनकी रेपुटेशन डेफिनेटली डाउन, बहुत ज़्यादा डाउन गई है। और अगर जजमेंट अब नेगेटिव आया फिर तो इनकी बिल्कुल ही मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स से इनको छोड़ देनी चाहिए पॉलिटिक्स उसके बाद। अच्छा, आप उनको ये रिकमेंड कर रहे हैं कि खान साहब को पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए अगर ये जजमेंट नेगेटिव आया? अच्छा, क्योंकि इन्होंने इतना कुछ किया, पूरे पाकिस्तान को हिला दिया, दुनिया जहान में एक उम्मीदें दी दुनिया को, पाकिस्तान को, हर अवाम को, हर आदमी उम्मीदों में और झगड़ा डंडे खाने को तैयार है। वो जो केपीके से लोग आए, देखें उनके साथ क्या हुआ है, सब तैयार। अब अगले दिन सुबह जब उन्हें इतनी ज्यादा टीयर गैसिंग हुई, दो लोग मर भी गए बेचारे और इतने जख्मी हो गए, ये सुबह आकर कहते हैं चलो जी खत्म, चलो छुट्टी करो, वापस चले जाओ। मतलब ये बिल्कुल ही सोच समझ के बात करनी चाहिए भाई। ये चीजें बहुत सीरियस इश्यूज हैं, इनको पहले इनको सोचो समझो, वॉर गेमिंग करो टू द एंड कि क्या हम करेंगे। अगर हुकूमत ये करेगी जो वो करते जाहिर है जो इन्होंने किया, तो फिर आपका दायरा अमल क्या होगा, ये सारी सोच कर आना चाहिए। इस तरीके से यू टर्न नहीं करनी चाहिए, उससे रेपुटेशन बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। अच्छा, लेकिन मुशर्रफ साहब, चूंकि आपने केपीके की आपने बात की, केपीके का एक चीफ मिनिस्टर इस्लामाबाद की तरफ मूव कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, उसका रास्ता रोका जा रहा है। डोंट यू थिंक दैट्स एक्चुअली गिविंग अ रॉन्ग सिग्नल? अगर केपीके के सीएम ने, अगर मतलब मैं परवेज खटक साहब की बात करता हूं, अगर उन्हें एहतजाज करना ही था, डोंट यू थिंक ही शुड एक्चुअली रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ सीएम? बिकॉज इंप्रेशन ये पड़ रहा था कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर फेडरेशन के खिलाफ एहतजाज कर रहा है। वेल, देखिए ये सभी ये कर रहे हैं, इनको देखो प्राइम मिनिस्टर भी यही कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नहीं कर रहे हैं, जलसे जुलूस को एड्रेस कर रहे हैं, तो ये भी एक फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स ही है ना कि आप जलसे को लीड करके आप इस्लामाबाद अपने पॉलिटिकल लीडर के घर की तरफ आ रहे हैं।
लोगों को जलसे को लीड करके, ये सभी ऐसे ही कर रहे हैं. दिस इज हाउ एवरीथिंग फंक्शंस हियर. यही पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की. दानियाल अजीज साहब, मुस्लिम लीग नून की आज वो तर्जुमानी करते हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठ के वो उस पार्टी को डिफेंड करते हैं पैनामा के हवाले से. जितना भी वो शरीफ खानदान को डिफेंड कर सके वो करते हैं. आप देखते होंगे, उनकी फुटेजेस भी आप देखते होंगे, स्क्रीन पर आप उनको देखते होंगे. याद आता है वो जमाना जब ये कभी आपके साथ होते थे? मुझे कोई नहीं, मुझे हंसी आती है. मुझे बहुत अफसोस है कि ये एक कैरेक्टर इनके देखकर मुझे अफसोस होता है. मैं नवाज शरीफ साहब को यही कहना चाहूंगा कि ये याद रखें, ये मैं आपको एक चीज बता दूं, जब कल अगर आप नहीं होंगे ना, ये आपको फिर वही टीवी पे आकर जो भी इंचार्ज होगा, जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होगा, ये उसके साथ फिर वहां चला जाएगा. ये अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और आपको वही बातें करेगा जो मेरे अगेंस्ट आज बोल रहा है. तो ये उसी किस्म के ये कैरेक्टर है इनका. सिर्फ ये नहीं, एक दो तीन और हैं, वो यही हैं, लोटे हैं और लोटागर्दी करेंगे. जो भी गवर्नमेंट में इंचार्ज आएगी वो उस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे. ठीक है. अच्छा जनरल साहब, आपका एक इंटरव्यू अभी रिसेंटली आपने एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू दिया, उसमें जो एग्जैक्ट वर्ड्स थे आपके, वो मैं कोट करता हूं, मुझे जरा थोड़ा सा उसको समझाइएगा. आपने उसमें फरमाया कि अगर मैं चाहता तो 2008 में बाहर से प्रेशर डलवा सकता था कि मैं ही सदर रहूं, क्योंकि उनका ख्याल भी यही था कि अच्छा होगा कि बेनजीर वजीर आज़म बन जाएं और मैं सदर रहूं. सर, ये उन कौन है? yes, वो जाहिर है. आई मीन फ्रैंकली वेस्ट में, यूनाइटेड स्टेट्स एंड द वेस्ट, देखें वो मैं बहुत पॉपुलर था उधर. आई मीन देयर इज नो डाउट, आई हैड अ पॉपुलैरिटी. तो वहां वो उनके नजर में यही था कि मैं प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बेनजीर कुछ बेस्ट कॉम्बिनेशन चलेगा. दिस फ्रैंकली मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं था, ना मैंने इस बात को प्रमोट किया इस बात को, लेकिन मुझे मालूम है उधर कुछ थिंकिंग इस लाइंस पे थी, उसकी मैंने जिक्र किया है. अब मैं 2008 में उसी की बात कर रहा था. आई हैड वेरी गुड लिंक्स विद एवरीवन इन द वेस्ट, विद ऑल द लीडर्स. जितने भी लीडर्स हैं उधर के, उनसे मेरी एक कॉन्टैक्ट्स थे, मेरी एक पर्सनल रिलेशनशिप थी. उसका मैं कह रहा था कि मैं अगर चाहता उनको रिएक्टिवेट करता कि जी मैं प्रेसिडेंट रहूं, मुझे जी वहां रहने दिया जाए. मैं उस किस्म का कैरेक्टर नहीं है मेरा. आई डोंट रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट करने नहीं जाता, भीख मांगने कभी नहीं जाता हूं किसी के पास. बट जनरल मैंने नहीं किया. इंप्रेशन दैट आई एम गेटिंग इज, मुझे करेक्ट कीजिएगा इफ आई एम रॉन्ग, द इंप्रेशन आई एम गेटिंग इज कि यूएस या वेस्ट जो है वो आज भी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के हवाले से, या उस वक्त कम से कम 2008 में हमारी पॉलिटिक्स के हवाले से हमारा सदर कौन होगा, वजीर आजम कौन होगा, ये फैसले करने का इख्तियार उनके हाथ में है, या असरअंदाज भी वो कर सकते हैं. इज दैट राइट? नहीं, no, it is not right. It is not right. They cannot do that, but they can definitely recommend. They can कोई facilitation, कोई किसी से बात करनी, इतनी इन्फ्लुएंस वो जरूर रखते हैं. वेरियस उसमें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बट ये कि डिक्टेट करें वो नहीं है, बिल्कुल डिक्टेट नहीं कर सकते. यहाँ हमारा माहौल है, उसके मुताबिक वो चलते हैं. हम समझते हैं, पाकिस्तान में सब समझा जाता है कि जी कोई जो कुछ भी पाकिस्तान में होता है वो जी अमेरिका अब चीफ बनना है, जी अमेरिका कुछ कहेगा तो वो बन जाएगा. कोई ऐसी बात नहीं है. ये ऐसी इस तरीके की डिक्टेशन कहीं से नहीं आती है. ठीक है. अच्छा जनरल साहब, मूविंग ऑन, आगे जरा कुछ बात करते हैं. बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ही इज कमिंग आउट एज एन इमर्जिंग प्लेयर, वो नजर आ रहे हैं. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को स्पेयरहेड करने के लिए वो सामने आए हैं. डू यू थिंक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कैन मेक अ डिफरेंस इन द नेक्स्ट 5 years? कुछ नजर आता है उनकी सियासत के अंदर? खान साहब को वो क्रॉस कर जाएंगे एज द मेन ऑपोजिशन लीडर या एज अ नेशनल लीडर? व्हाट डू यू थिंक? आई डोंट थिंक सो. आई डोंट थिंक सो. वो जो एक कैरिज्मा और पर्सनैलिटी होती है, नहीं, आई थिंक वो नहीं है. दैट इज नॉट, आई डोंट सी दैट. और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आने वाले, मतलब जो अगले इंतखाबात 2018 तक होते हैं, उसमें आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत 2018 तक कम से कम अपना टेन्योर कंप्लीट करती नजर आ रही है, या आपके ख्याल में धरना, एक और धरना भी हो सकता है, एक और ऑपोजिशन की जानिब से कोई तहरीक और भी आ सकती है 2018 के इंतखाबात से पहले? नहीं, मेरे ख्याल में तो एंटायरली ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे है. धरने का सिलसिला जो है, धरने का जमाना मेरे ख्याल गुजर गया है. टू मेनी धरनाज हो गए हैं. अब सुप्रीम कोर्ट ने केस टेकअप कर लिया है. तमाम दारो मदार
फ्यूचर पॉलिटिक्स का सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, और सुप्रीम कोर्ट को इस बात का एहसास होना चाहिए और उनको जजमेंट बिल्कुल विद जस्टिस देनी चाहिए। नाज़रीन, जनरल टाइप परवेज मुशर्रफ साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, टू द पॉइंट में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। जनरल टाइप परवेज मुशर्रफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, जब आप लॉ ऑफ द लैंड की बात करते हैं और इन्हीं लोगों को जब ये बताया जाता है कि यू हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड, उसका जवाब ये देते हैं कि हम अवाम की अदालत में जाएंगे। अवाम की अदालत अगर हमें वोट देती है, सारे मामले के बावजूद हमें वोट देती है, तो आप कौन होते हैं या कोई और कौन होता है ये कहने वाला कि जनाब हम अवामी लीडर नहीं हैं? इसका किस तरह जवाब देंगे? नहीं, इसका जवाब मैं बिल्कुल, देखें, ये असल में इस वक्त जो अवाम की आवाज़ है, कोई आम आदमी से आप पूछ लें, कहीं भी चले जाएं, उससे पूछ लें आप, आवाम की आवाज़ ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर अपनी लेजिटिमेसी खो चुके हैं एंड दे वांट हिम टू लीव। ये आवाम की आवाज़ बिल्कुल यही है। अब ये उसको एक आवाम की आवाज़ लेने के लिए कोई रेफरेंडम करवाएं जहां पूरी हुकूमत की मशीनरी पूरी तरीके से यूज करके लोगों को दबा दुबू कर वोट्स लेके, नहीं, ये हमें पाकिस्तान का माहौल पता है जी। पाकिस्तान के माहौल में ये नहीं, ये हुकूमत ये तो एक एस्केप रूट ढूंढ रहे हैं कि अवाम की आवाज़ क्लियर है। आप किसी भी चैनल को देख लें, आप किसी एंकर की बातें देख लें, टीवी पे जो बातें हो रही हैं, आप सोशल मीडिया पे देख लें, आप ये व्हाट्सएप पे देख लें, आप ट्विटर पे देख लें, किसी पे लाखों लोग जो हैं क्या ट्विटर कर रहे हैं, क्या व्हाट्सएप दे, भाई मजाक उड़ रहा है आपका। प्राइम मिनिस्टर साहब को पता नहीं है, कोई बताता नहीं है इनके बच्चों को कि आपको क्या मजाक उड़ाया जा रहा है, आपके ऊपर कितनी गंदी बातें की जा रही हैं जो मैं कह भी नहीं सकता हूं टीवी पे, मेरे पास भी आ जाती हैं बाज वक्त। उसका जवाब आता है, कहने के काबिल नहीं है वो। इस किस्म की बातें हो रही हैं आपके खिलाफ, तो आप समझ रहे हैं कि अवाम आपके साथ है। मतलब क्या, किस ख्वाब में रह रहे हैं पता नहीं। लेकिन जनरल साहब उसका जवाब ये देते हैं, वो आप ही की एग्जांपल कोट करते हैं। वो कहते हैं कि मुशर्रफ साहब जो है वो फेसबुक के ऊपर अपने लाइक्स देख के पाकिस्तान तो आ गए थे, लेकिन जब एयरपोर्ट से बाहर आए तो देखा वहां पे अवाम ही नहीं है उनका वेलकम करने के लिए जो वो समझ रहे थे। तो फेसबुक या ट्विटर या सोशल मीडिया सब कुछ नहीं होता, एंड में अवाम की राय सिर्फ वोट के जरिए आती है। और हम भी जानते हैं कि पाकिस्तान की सारी अवाम तो सोशल मीडिया पे बैठी नहीं हुई। इसको किस तरह हैंडल करेंगे? वो मैं यही कह रहा हूँ ना, ये इन्होंने एक एस्केप रूट ढूंढा हुआ है। अवाम, वो बेचारी अवाम जो है ना, गरीब अवाम है, वो डिक्टेशन ले लेती है। इनके मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, इन्हीं की सारी एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है, इनकी लगाई हुई पुलिस बैठी हुई है, इनके कोर्ट्स बैठे हुए हैं। देखे किसको बेवकूफ बना रहे हैं। आई मीन, मैं कम, और मेरी एग्जांपल देते हैं क्या, मैंने कभी फेसबुक की जजमेंट नहीं ली। मेरी जजमेंट वाज बेस्ड ऑन रियलिटी ऑन ग्राउंड, जमीन पे लोग क्या बातें कर रहे हैं। दूसरी चीज, जहां तक मेरी जजमेंट अबाउट मेरी अपनी परफॉर्मेंस का ताल्लुक था, वो तो जमीन पे साफ जाहिर था। आवाम की खुशहाली, मुल्क की तरक्की, वो देख लें वो कौन दे रहा था, जमाने में हो रहा था। तो मुझे मालूम था कि मैं कामयाब एक प्रेसिडेंट बना हुआ था, कामयाबी से मैंने मुल्क चलाया। बहुत जो 8-9 साल मैंने गुजारे हैं, बहुत ज्यादा कामयाबी से मैंने चलाई है। इसमें तो मुझे कोई शक नहीं था, ग्राउंड रियलिटीज मुझे बता रही थी। आप फरमाते हैं कि यू वर अ सक्सेसफुल प्रेसिडेंट। जो बिजली का बहरान है उसका सारा इल्जाम वो आपके ऊपर डालते हैं। वो कहते हैं कि मुशर्रफ साहब के दौर में 1 मेगावाट बिजली नहीं बनी। मुल्क को आज जो लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है, देखिए मंजूर साहब, ये मुझे अफसोस होता है कि ये बार बार कहते रहते हैं। ये पिछले दिनों में प्राइम मिनिस्टर साहब ने टीवी पे बताया कि कोई सड़क नहीं बनी और कोई ये 1 मेगावाट बिजली नहीं। और भाई देखो, ये झूठ जो है, किसको झूठ बोल रहे हैं? कोई सड़क नहीं बनी। इन्होंने एक M2 बनाई थी जी, इस्लामाबाद से लाहौर जी। आप देखें M1 जो पेशावर से इस्लामाबाद, वो किसने बनाई जी? ये देख लें। M3 फ्रॉम लाहौर टू फैसलाबाद, ये पिंडी बट्टियां से वो किसने बनाई? वो देख लें आप। तमाम ड्यूलाइजेशन ऑफ रोड्स कराची से पेशावर तक ये किसने की? ये देख लें आप। कोस्टल हाईवे जो है
जो 750 किलोमीटर, ये किसने बनाई? ये आप देख लें। सर, तो बिजली, मैं तो 1000 सड़कें बता देता हूँ, फट्टे मेरे लगे हुए हैं। दूसरी चीज एक नहीं, बिजली कहाँ, अब बिजली पे आते हैं। बिजली के गाजी बरोथा कोई 1000 मेगावाट, उधर जाकर जरा फट्टी देख लें, किसने इनॉग्रेट की? वो मैंने की। ठीक है ना जी। ये जो चश्मा 2, चश्मा 3, ये जो 300 मेगावाट के न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, इधर जाकर देख लें आप। ठीक है जी। फिर ये जो मंगला डैम की रेजिंग है, इसको आप देख लीजिए, 100 मेगावाट, ये 30 फीट जो रेज किया है। सब आ गया जो। उसके अलावा कई एक थर्मल पावर प्लांट्स देखे। क्या बात कर रहे हैं ये, क्या बात कर रहे हैं, जिनको मैंने इनॉग्रेट किया है, मेरे पट्टियां लगी हुई है वहां। तो ये अब ये आकर यानी सफेद झूठ बोलते हैं और अवाम को धोखा देते हैं, बस यही ये करते हैं। जनरल साहब, एक और एक्यूजेशन आपके ऊपर स्पेसिफिकली ये लगती है रिगार्डिंग एमक्यूएम को पालने में, एमक्यूएम को पनपने में सबसे ज्यादा आपके ऊपर इल्जाम लगता है कि कराची के अंदर, कराची के हालात को ठीक करने के लिए एमक्यूएम को आपने फ्री हैंड दिया। आज जब गवर्नर इशरतुल इबाद साहब हों या मुस्तफा कमाल साहब हों, वो जो भी गुफ्तगू करते हैं उसके एंड में इस पौधे का जिम्मेदार वो आप ही को ठहराते हैं कि इस बाग के माली आप थे, यहाँ पे जो जड़ी बूटियां निकली हैं, कुछ भी निकला है, उसके जिम्मेदार आपने इनको फ्री हैंड दिया। अल्ताफ हुसैन साहब को आपने फ्री हैंड दिया कराची के अंदर। ये इल्जाम किस हद तक इसमें सदाकत है? 12 मई के हवाले से भी वसीम अख्तर साहब ये कहते हैं मुझे तो जेल में डाल दिया, जिसको असल में पकड़ना चाहिए था वो मुल्क से बाहर बैठा है। आपकी तरफ इशारा किया जाता है। वो पकड़ना था, किसी को नहीं पकड़ना था। ये अगर उसने कहा है तो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दी है, बहुत ही बेवकूफाना स्टेटमेंट उसने दी है। लेकिन अब जो आप कह रहे हैं मेन इशू देखें, कराची की हालत तबाहकुन, वहां कोई ड्रिग रोड के ऊपर एक गाड़ी 9-10 बजे के बाद चलती नहीं थी, यहां लाखों गाड़ियां चलती हैं आजकल और मेरे जमाने में। ये काम एक लीडर का जो होता है ना, उसका मुल्क को चलाना होता है और उसमें बहुत सी चीजें करनी होती हैं। मेन इशू अवाम को खुशहाली दो, मुल्क को तरक्की दो, ये मेन इशू है ना। उसमें जो कोई भी है, एक ग्राउंड रियलिटी एमक्यूएम की थी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल रियलिटी, जो हर पॉलिटिक्स, अब एक तरफ से डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ऊपर से ये बातें करते हैं। अरे भाई, अगर डेमोक्रेसी है वो तो सारी सीटें कराची की अर्बन पॉलिटिकल फोर्स एक ही है और अब भी एक ही है, एमक्यूएम है जो सारी सीटें ले जाती है। तो अब उसको क्या करें, उसको हम मार के समंदर में भेज दें तो बेहतर। एक सेकंड जनरल साहब, ये वही एमक्यूएम है जिसकी कराची ऑपरेशन के दौरान पूरे कराची के अंदर अब तक मेरे ख्याल में कम से कम 100 से या 150 के लगभग ऑफिसेस को मस्मार कर दिया गया है। ये वही एमक्यूएम है जिसके हेडक्वार्टर्स के पास से अजीजाबाद से अंडरग्राउंड असलहा निकलता है। ये वही एमक्यूएम है जिसके ओके, मैं समझ गया हूं मंसूर साहब, मेरी बात सुने। ओके, मेरी बात सुने ना। बात ये है, ये सारा मैं देख रहा हूं। और भाई जो 2001 से और 2008 को हो रहा था उसकी बात करें, उस वक्त मैं था, ठीक है जी। उस वक्त कराची रोशनियों का शहर था और यही एमक्यूएम जो है वो अच्छी गवर्नेंस कर रही थी, ठीक है जी, ये बात थी। तो हाउ आई हैंडल करना है लोगों को। एक डाकू अगर है, अगर उस डाकू को मैं शरीफ आदमी बना दूं तो वो मेरी कामयाबी है या मेरे फेलियर है? मेरी कामयाबी है वो। एमक्यूएम है। अगर ये थे, एक सेकंड बोले नहीं, एक सेकंड मंसूर, एक सेकंड प्लीज डोंट इंटरफियर व्हेन आई एम टॉकिंग। आपने एक ऐसी चीज की है तो यू हैव वर्कड मी अप, ठीक है ना। नाउ एमक्यूएम है, इसको अगर खराब था पहले मेरे से, मैंने उनको सुधार के ठीक कर दिया। 8 साल मैंने उनको शरीफाना तौर से गवर्नेंस करवाई उनसे, तो ये मेरी कामयाबी है। उसके बाद 2008 के बाद अगर आपने बेड़ा गर्क किया उसी का, उसको दीवार पे मारा, उसको डाकू फिर बना दिया, उसको रॉ एजेंट बना दिया, तो फिर आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। ये 8 साल मेरे नहीं है, आप चला रहे हैं, तो मुझे क्यों ब्लेम कर रहा है कोई? जनरल साहब, इसलिए क्योंकि आपके दौर के अंदर भी एमक्यूएम में जिस तरह टेलीफोनिक खिताबात होते थे अल्ताफ हुसैन साहब के, वो आपके होते हुए होते थे। या तो आप मुझे ये कह दीजिए कि आपके दौर में अल्ताफ हुसैन साहब शरीफ थे, लेकिन जब आपका दौर खत्म हुआ तो उसके बाद उनके अंदर एक एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स आना शुरू हो गए। जितनी देर तक आपके साथ अटैच रहे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ही वाज एब्सोल्युटली एन एंजल।
100% रॉन्ग। इस किस्म के खिताबात जो अब पाकिस्तान को जो कहा जा रहा है और इंडिया के साथ कांटेक्ट हुआ है, बिल्कुल कोई ऐसे खिताबात नहीं होते थे तो शरीफाना तौर पे एक पॉलिटिक्स का जो तकाजा है, डेमोक्रेसी का जो तकाजा है, उसके मुताबिक होते थे। और बिल्कुल, और मैं किसी को अपने दौर में अलाउ नहीं कर सकता था, कोई भी अंदर बैठा हुआ बाहर बैठा हुआ आदमी पाकिस्तान के खिलाफ बोले, उससे मैं स्ट्रेट अवे टक्कर लेता था, उसको ठीक करता था मैं। कोई ऐसी बात नहीं है। कोई ऐसी आप मुझे दिखा दें कि कोई वो जो अब बोल रहे थे वो उस जमाने में बोला करते थे? कब बोला करते आपको कोट थे? कोई भी नहीं बोलते थे। मैं आपको कोट करता हूं, जब उन्होंने इंडिया के अंदर जाके कहा था कि डिवीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वाज रॉन्ग, आपने क्या एक्शन लिया उसके ऊपर? मुझे बिल्कुल नहीं पता ये इंडिया कब गए। वो इंडिया जाकर उन्होंने डिवीजन ऑफ सब कॉन्टिनेंट रॉन्ग, आई डोंट नो अबाउट दिस। बिल्कुल, ये कब उन्होंने कहा, ये कैसे कहा, एक्चुअली आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम है ये कब, ये कहां से ये बात जड़ी गई है। अच्छा चलो ठीक है, मैं दूसरा क्वेश्चन इस पे कर लेता हूं। इशरतुल इबाद साहब को मुस्तफा कमाल साहब, वही मुस्तफा कमाल साहब जो आपके बनाए हुए सिस्टम के अंदर आप ही के अंडर वहां पे मेयर ऑफ कराची थे, वो गवर्नर सिंध को आज रिश्वतुल इबाद कहते हैं। वही गवर्नर सिंध जो आपके दौर में अपॉइंट हुआ था, वही गवर्नर सिंध जो आज तक गवर्नर सिंध है। मैं नहीं जानता उनके पास जादू की कौन सी छड़ी है। तो क्या वो इशरतुल इबाद एक गलत अपॉइंटमेंट थी? डू यू थिंक दैट वाज अ रॉन्ग चॉइस? नो, इट वॉज नॉट अ रॉन्ग चॉइस। और ये जो भी ये कह रहे हैं मुस्तफा कमाल, ये बहुत इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। बिल्कुल इस किस्म की स्टेटमेंट से गुरेज करना चाहिए। एक आदमी को आप उसने इशरतुल इबाद को जब गवर्नर लगाया गया, वो बहुत सक्सेसफुल गवर्नर रहा है और अच्छी उसने गवर्नेंस की है एज गवर्नर। और अगर इनमें कोई इतनी बात होती तो ये उस वक्त बात करते उसके खिलाफ, अगर मेरे जमाने में वो ये अगर कोई भी इस किस्म की हरकतें हो रही थी। लेकिन मेरे बाद अगर कुछ बातें हुई हैं उसकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा ये जो मुस्तफा कमाल साहब ने जो एलिगेशन दिए हैं, फिर उधर से काउंटर एलिगेशन आई हैं, यह बिल्कुल ये एक इररिस्पॉन्सिबल टॉक है। और एक लीडर अगर कोई बनना चाह रहा है ऑफ स्टेचर, स्टेट्समैनशिप दिखाने की अगर कोई आप में है, कोई पर्सनैलिटी में कोई वो जान है, तो ये बातें ऐसा लीडर कभी नहीं करता जो फ्यूचर में समझ रहा है अपने आप को पाकिस्तान लेवल पे अगर वो पॉलिटिक्स करना चाह रहा है। मेरे ख्याल में ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स हैं। नाज़रीन, जनरल साहब जारहाना तरीके से जवाब दे रहे हैं। यहां वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनरल टाइप परवेज मुशर्रफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर, आखिरी क्वेश्चन कराची के हवाले से ये बताइएगा, अब जिस तरह एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन के अंदर एक डिवाइड हो गया, अपेरेंट डिवाइड हो गया है, डू यू थिंक इट्स जेन्युइन? डू यू थिंक अल्ताफ हुसैन साहब के असर रसूख के बगैर एमक्यूएम कराची में ऑपरेट कर सकती है? वेल, डिवाइड हुआ है। देखें, पॉलिटिक्स में एक पर्सनैलिटी, जैसे मैंने कहा पर्सनैलिटी ओरिएंटेड पॉलिटिक्स होती है। पर्सनैलिटी है, प्लेटफॉर्म है, तो पब्लिक साथ है आपकी। अब यहां एमक्यूएम के साथ यही है, पर्सनैलिटी अल्ताफ हुसैन, प्लेटफॉर्म एमक्यूएम का जो पूरे ग्रास रूट लेवल तक फैला हुआ है पिछले 25-30 सालों में, डाउन टू द लोएस्ट लेवल। उस पर्सनैलिटी ऊपर ये अल्ताफ हुसैन ना, अल्ताफ हुसैन साहब अब वो पर्सनैलिटी अनफॉर्चुनेटली मेलाइन हो गई है, खत्म हो गई है, उसको साइडलाइन हो गई है। वो उसकी वजह से जो वो प्लेटफॉर्म है उसमें क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं और वो टूट रहा है, प्लेटफॉर्म टूट रहा है। अब इनमें से कोई और पर्सनैलिटी ऐसी नहीं नजर आ रही जो इस क्रैक्स को जोड़ के इन सब को साथ रख सके। तो ये सिलसिला चल रहा है। वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग विद एमक्यूएम। जैसे साहब, कई बार आपका नाम लिया जाता है कि हो सकता है कोई इस किस्म का रोल आप अदा कर सकें कराची की स्पेसिफिक सियासत के हवाले से, ड्यू टू योर एथनिसिटी, कि कोई ऐसा इरादा है पाकिस्तान आके इस हवाले से उस गैप को किसी तरह फिल करने की कोशिश करने का? देखे, मैं अगर मेरा कोई रोल है तो मेरा रोल नेशनल लेवल का रोल है। मैं कोई आकर एमक्यूएम के प्लेटफॉर्म से सीट जीत जाऊं और एमएनए बन के बैठ जाऊं, ये मेरे लिए बिल्कुल मौजू नहीं है कि मैं जनाब नेशनल असेंबली में बैठ के एमएनए बन के बैठा हूं। ठीक, ये रोल मेरा नहीं है। अगर रोल है नेशनल लेवल का रोल है, उसमें
میں ضرور دیکھ رہا ہوں. یس انڈیڈ یہ ایم کیو ایم ایتھنیسٹی آپ نے کہہ دیا, میں بھی ایک اپنے آپ کو مہاجر سمجھتا ہوں, بلکہ یہ مہاجر نام کے میں اب بہت ہی اگینسٹ ہوں. میں اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتا ہوں, اور میں تمام مہاجروں کو کہتا ہوں یہ بند کریں مہاجر کہنا, پاکستانی آپ ہیں. سیٹ دا ایگزامپل, یہ سارے کوئی بلوچ, کوئی پنجابی, کوئی سندھی, کوئی پٹھان, سیٹ دا ایگزامپل, ہم پاکستانی, ہم کچھ نہیں ہیں, ہم پاکستانی ہیں. تو میں ایک پاکستانی ہوں, اور اس حوالے سے مجھے سمپتھی ایم کیو ایم کے ساتھ کوئی نہیں ہے, مجھے مہاجر کمیونٹی سے ضرور ہے سمپتھی. ان کو میں چاہوں گا کہ ان کو مرم کیا جائے, ان کو, اور ان کو نیشنل لیول پہ لایا جائے, نیشنل لیول پہ ان کو لایا جائے کسی آرگنائزیشن میں. ویری گڈ ٹو ہیئر دیٹ. لیکن جین صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ میں اپنی پالیٹکس اس لیے نہیں کر سکتا کہ میں ایک ایم این اے بن کے پارلیمنٹ کے اندر چلا جاؤں. سر وزیر اعظم بننے کے لیے بھی ایم این اے تو بننا ہی پڑتا ہے نا پھر بھی. نہیں, میں فرینکلی ابھی منصور آپ نے کہہ دیا ہے, آنیسٹلی آئی ایم ٹیلنگ یو, مجھے کوئی پرائم منسٹر بننے کا یا پریزیڈنٹ بننے کا بالکل شوق نہیں ہے. 10 سال میں رہا ہوں, اللہ تعالی نے مجھے بالکل پینیکل پہ رکھا ہے, اور میں بالکل مڈل کلاس سے اٹھ کر وہاں تک آیا ہوں. مجھے کوئی ایسا شوق نہیں ہے, لیکن مجھے پاکستان کی فکر, اگر غم ہے مجھے پاکستان کا ہے, پاکستان کے لیے مجھے بالکل نہ بناؤ پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, میں کنٹریبیوٹ کرنے کو تیار ہوں پاکستان کے لیے وداؤٹ این آفس. چک شہزاد میں میرا گھر ہے, میں ادھر بیٹھا رہوں گا, کوئی وہ ایسی بات نہیں ہے, کوئی بھی بنے, لیکن پاکستان کو ٹھیک چلاؤ. میں میری سپورٹ حاضر ہے. آپ کی تو اس حوالے سے آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ جنرل صاحب کی تو ہیلتھ ہی ٹھیک نہیں ہے, جنرل صاحب کی تو کمر میں تکلیف ہے, وہ روزمرہ کا کام کاج نہیں کر سکتے, انہیں پاکستان سے باہر جا کے علاج کروانا پڑا. تو are you healthy now? Are you fit enough to actually play this role? یہ کئی دفعہ میں نے ایکسپلین کیا ہے. دیکھیں, خدا نہ خواستہ کوئی میں بیڈ ریڈن نہیں ہوں, اور بالکل ایسی بات نہیں ہے. میں نے کئی دفعہ بتایا ہے, میری بیک میں ایک ہیئر لائن فریکچر ہے ان دا 5th vertebra فرام L5 یا جو کچھ بھی کہتے ہیں اسے, اس کریک کی وجہ سے, اور یہ پورے ایم آر آئی میں اویلیبل ہے, میں ٹی وی پہ بھی دکھا سکتا ہوں. وہ ڈاکٹر کراچی میں انہوں نے کہا ہوا ہے, میں باہر گیا, میں نے لندن میں بھی اپنے آپ کو ایم آر آئی کروائی, پھر میں نے یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی ایم آر آئی میری ہوئی ہے. ادھر کے آرتھوپیڈکس نے بالکل کنفرم کیا ہے کہ دیر از اے ہیئر لائن فریکچر. وہ اوکیجنلی اس میں درد ہو جاتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی اب بیڈ ریڈن ہو گیا, میں کام نہیں کر سکتا. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں, مجھے کیا پرابلم ہے, میں ایکسرسائز کرتا ہوں, ہر روز صبح میں ایکسرسائز کرتا ہوں, اور میں ایسی ایکسرسائز کرتا ہوں جو میری بیک کے لیے اچھی ایکسرسائز ہے, وہ میں کرتا ہوں. تو میں موو کرتا ہوں, کوئی خدا نہ خواستہ ایسی بات نہیں ہے. میں ان لوگ, جتنے بھی لوگ یہ کہتے ہیں میں ان سے بہت زیادہ فٹ ہوں, آئی چیلنج دیم ٹو اینی فٹنس کمپٹیشن. اچھا, گڈ ٹو ہیئر دیٹ جن صاحب. لیکن ہیلتھ کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ جب صدر تھے آپ ہمیشہ کہتے تھے, اور بڑا اچھا لگتا تھا جب آپ کہتے تھے سب سے پہلے پاکستان. تو سر ہیلتھ ایشوز کے ریزالو کے لیے بھی تو سب سے پہلے پاکستان نہیں ہونا چاہیے؟ ہاں ہونا چاہیے, بالکل, ایبسولوٹلی. مطلب آپ کیا ریفر کر رہے ہیں کہ مجھے پاکستان میں آنا چاہیے, کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کھل کے بولو, کھل کے بتاؤ. چلیں لیٹ می, اگر آپ نے اجازت دی ہے تو میں کھل کے بول دیتا ہوں. مجھے اچھا لگے کہ آرمی چیف, ہمارے سابق آرمی چیف جو ہیں, وہ دھڑلے سے جس طرح وہ اپنے ہاتھ بلند کر کے کہتے تھے, پاور شو دکھاتے تھے, آئیں یہاں پہ آ کے, بے شک کورٹ کیسز ہیں, کم اینڈ فیس دا لا. اگر آپ کے کوئی ہیلتھ ایشوز ہیں تو اس کو بھی آ کے پاکستان میں ریزالو کریں. اچھے سے اچھے ڈاکٹرز یہاں پہ موجود ہیں پاکستان میں, وائی ناٹ؟ اوکے, I 100% agree with you. منصور, میں بالکل ایگری کرتا ہوں. اور اگر میں نے کوئی انٹروینشن یہ بیک میں, کیونکہ اس میں کچھ انٹروینشن چاہیے ہو, میری ڈیسیجن ہے میں کروں یا نہ کروں, کیونکہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اینی ون ٹو انٹرفیئر ود مائی بیک بون. اگر کیا تو میں پاکستانی میں کرواؤں گا. چلو لیٹ می ایشور یو ود دس تھنگ کہ میں پاکستان میں کرواؤں گا. اور ایشو یہ نہیں ہے, میں تو جتنی بھی ٹریٹمنٹ میری ہوتی رہی ہے, سوری, جتنی بھی ٹریٹمنٹ میری ہوتی رہی ہے, جو کچھ بھی ہے, میں پاکستان میں کرواتا ہوں. اور میں یہ, لیکن ادھر ایشو کیسز کا اور گورنمنٹ بیک کیسز ہیں. پرابلم یہ ہے, یہ پولیٹیسائز کیسز ہیں, حکومت ان کو یہ کروا رہی ہے. تو انفارچونیٹ ریالٹی یہ ہے, دس وہی وکٹمائزیشن وینڈیٹا والا کھیل ہے. وہ بند ہو تو میں کل آ جاؤں گا, میں آئی ول کم ٹمورو. تو میں اس طرح سمجھوں کہ جنرل پرویز مشرف صاحب بھی جو ہیں اپنے لیے ایک این آر او کا انتظار کر رہے ہیں.
نہیں کوئی NRO کا کوئی انتظار نہیں ہے, کیسز وہیں چلے لیکن کیسز میں جسٹس ملے. آپ اگر وہ کیسز کے ڈیٹیل دیکھیں نا, وہ جتنی بھی ہیں, جتنے بھی کیسز, چار پانچ کیسز ہیں. لال مسجد کا بھی ایک کیس ہے, اس میں پولیس کے SP نے تک وہ جواب دے دیا ہے اور انہی کو بلیم کر رہا ہے جس نے کیس کیا ہے. سب کچھ ہو گیا ہے بھائی, ججمنٹ دو, ختم کرو کیس کو. وہ ختم ہی نہیں کر رہے, وہ کیس آگے چلا ہی چلے جا رہے, اور میں ادھر حاضر ہوا ہوں جی. میں ہر کورٹ میں گیا ہوں, میں 15 دفعہ کورٹس میں گیا ہوں. میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا ہوں, میں ڈسٹرکٹ کورٹس میں گیا ہوا ہوں, میں لاہور ہائی کورٹ میں گیا ہوں, میں کراچی ہائی کورٹ میں گیا ہوا ہوں. کیا بات کریں, میں ہر کورٹ میں گیا ہوں. میں اسپیشل کورٹ میں پیش ہوا ہوں, ادھر میں نے بات کی ہے, اپنی اسٹیٹمنٹ دی ہے میں نے. تو یہ کیا بات کریں, کورٹس میں جانا is not the problem, it is not my problem, I'll go again. That is because یہ illegal بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ وہاں میں پیش ہو گیا ہوں, میرے لائر پیش ہو رہے ہیں, یہ جان کے مجھے ذلیل کرنے کے لیے بلائی چلے جا رہے ہیں. Whereas we have taken up a case in the courts کہ بھائی میرا, اب مجھے ایکسکیوز کریں, پارڈن کریں, میں آیا ہوں ادھر کورٹ میں آیا ہوں, میں پیش ہوا ہوں. اب بار بار نہ کیوں بلا رہے ہیں مجھے صرف ذلیل کرنے کے لیے ادھر بلانا چاہ رہے ہیں خواہ میں. Now the day اگر یہ مجھے پتا ہو جائے, یہ ججمنٹ دیں گے, میں کل آنے کو تیار ہوں, میں کورٹ میں کھڑا ہو جاؤں گا. But they will not give a judgment. وہ ادھر ہی کر کے مجھے کل 3 دن بعد پھر آئیں, 4 دن بعد پھر آئیں, 5 دن بعد پھر آئیں, یہ ڈیٹ ڈالی چلے جاؤ. مطلب یہ کیا کرے یہ آدمی. کوئی فیر عدل اور انصاف ملے تو میں کل آ جاؤں گا. عدل اور انصاف ملنا چاہیے. ناظرین, جنرل ٹائر پرویز مشرف صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, ٹو دا پوائنٹ میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. جنرل ٹائر پرویز مشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جنرل صاحب, بینگ اے فارمر CNC, ایک بڑی اہم آپ سے آپ کی رائے جاننا چاہیں گے. وی آر ایکچولی نیئر اے پوائنٹ جب ایک نئے آرمی چیف کا نام سامنے آنے والا ہے, یا تو وہ آئے گا یا تو ایکسٹینشن آئے گی. اگر آپ یہاں پہ موجود ہوتے اور آپ کے ہاتھ میں یہ فیصلہ ہوتا, کیا کرتے آپ؟ راحیل شریف صاحب کو ایکسٹینشن دیتے یا ایک نیا آرمی چیف لے کر آتے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں اگر اس پوزیشن میں ہوتا تو آرمی چیف اور میں بالکل ایک ہی پیج پہ ہوتے, ہر چیز بہت سموتھلی چل رہی ہوتی, کوئی ڈفرینسز آف اوپینین نہیں ہوتے, ویدر اٹ از ٹیررزم, لا اینڈ آرڈر, اکانومی, ہر چیز بالکل سموتھلی چل رہی ہوتی. تو بالکل آرام سے ایک نیا چیف نامینیٹ ہوتا اور وہ نیا چیف بن جاتا. لیکن آپ یہ سوال یہ کہ ابھی کے ماحول میں, جبکہ یہ ماحول جو ہے ابھی, ادھر میرے خیال میں ان چیف کی کنٹینیوٹی چاہیے. آپ کے خیال میں کنٹینیوٹی ہونی چاہیے, راحیل شریف صاحب کو ایسے موقع کے اوپر ایکسٹینشن ملنی چاہیے؟ میرے خیال میں یس. سب سے پہلے پاکستان, آپ ہی نے کہا ہے, میرے یہ ایک سلوگن ہے, سب سے پہلے پاکستان اگر دیکھا جائے, میں پاکستان کا سوچتا ہوں. میں نہ راحیل شریف صاحب کا سوچ رہا ہوں, نہ نواز شریف کا سوچ رہا ہوں, میں پاکستان کا سوچتا ہوں. اور پاکستان کے حوالے سے یس, ایکسٹینشن ملنی چاہیے. میں آخری سوال جنرل صاحب, اور یہ بھی ظاہری بات ہے کوئی اس قسم کا سوال ہے, اگر آپ آرمی چیف ہوتے اور 2013 سے لے کے 2018 کے درمیان جس طرح ایک دفعہ دھرنا لگا, 126 دن کا ایک دفعہ لگانے کی کوشش کی گئی, اگر آپ آرمی چیف ہوتے تو کیا آپ مارشل لا کا اناؤنس کر دیتے؟ نو, کبھی بھی نہیں کرتا. I would never have done it. مارشل لا بالکل نہیں ہونا چاہیے, سول گورنمنٹ ہی ہونی چاہیے. لیکن آپ دیکھیں, الٹیمیٹ ججمنٹ, الٹیمیٹ فیصلہ جو ہے وہ فیصلہ ہے اگر عوام کی خوشحالی, ملک کی ترقی ہو رہی ہے, اور آپ کو لیڈر کا کام یہ ہے کہ وہ آنیسٹلی, دیانتداری سے یہ دیکھے کہ کیا وہ عوام کو خوشحالی دے رہا ہے, ملک کو ترقی دے رہا ہے, انٹرنیشنلی ہم نے کوئی رتبہ ملک کا بنایا ہوا ہے. اگر وہ نہیں ہے تو اس دھرنا اگر ویسے ہوتا ہے, اس لیول کا لاکھوں لوگ آتے ہیں, میں ریزائن کر دیتا.
मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, लोग मुझे नहीं चाहते हैं, मेरी पॉपुलैरिटी डाउन हो गई है, मैं जा रहा हूं, खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम। यही मैंने 2008 में किया, मैंने यही किया। मेरी जरूरत नहीं है प्रेसिडेंट क्या बैठा रहूं मैं, क्यों मैं प्रेसिडेंसी ऑक्यूपाई करके बैठा हूं, खुदा हाफिज करके मैं निकल गया, रिजाइन करके दे दिया मैंने। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ साहब, थैंक यू वेरी मच सर, इट वाज एक्सीलेंट टॉकिंग टू यू, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उनकी क्या राय है? राय हमेशा मुख्तलिफ होती है, वो आम सियासतदानों से हट के सोचते हैं, अब वो हैं भी सियासतदान लेकिन फिर भी आम सियासतदानों से हट के सोचते हैं, फॉलोइंग उनकी है या नहीं है इसका फैसला आवाम हमेशा अपने वोट से करती है। 2018 के अंदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ क्या पाकिस्तान में होंगे या नहीं होंगे, और पाकिस्तान के अवाम क्या उन्हें वोट देंगे या नहीं देंगे, ये वक्त बताएगा। प्रोग्राम टू द पॉइंट से अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।